हेलो गाइस, वेलकम टू क्वेश्चन आवर। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। मेरा नाम है संजीव कुमार और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर एजुकेशन, जिसमें कि हम डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं हम उन्हीं की यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस मेक मैन मोर परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। हालांकि थ्योरेटिकल पोर्शन भी जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, विच आर्टिकल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल इंपोर्टेंट आर्टिकल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के तहत? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 24 है, या आर्टिकल 32 है, या फिर आर्टिकल नंबर 256 है? देखिए, एक आर्टिकल है जो कि आर्टिकल नंबर 232, जिसमें कि लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 32। और आर्टिकल नंबर 32 में आपने 5 रिट के बारे में भी पढ़ा होगा। कौन कौन सी रिट होती है मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताई थी। लगभग हर लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन आता है आर्टिकल नंबर 32 से, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल नंबर 32। आप इसको देख लीजिए। 5 रिट मैंने आपको बताई थी, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिलरी, कोवेरेंटो। 5 रिट के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। एक एक रिट को डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो रिट से ही पूछा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन अब ट्रेंड ऐसा आ गया है कि रिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ राज्यसभा अ पर्सन शुड बी एट लीस्ट ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन ए इज 18 years old, ऑप्शन बी इज 30 years old, ऑप्शन सी इज 36 years old, एंड ऑप्शन डी इज 24 years old। देखिए, यहाँ पर हमसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम की बात की गई है, यहाँ पर मैक्सिमम की बात नहीं की गई है। तो देखिए, मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बताता हूँ। एक होती है 21 साल, एक होती है 25 साल, एक होती है 30 साल और एक होती है 35 साल। अगर मैं 21 साल की बात करता हूं तो अगर आपको पंचायती राज सिस्टम या फिर म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन लड़ने हैं, या म्युनिसिपैलिटीज का मेंबर बनना है, या पंचायती राज सिस्टम का मेंबर बनना है, तो आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं 25 ईयर्स के लिए। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। अगर आपको प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर बनना है, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, तो आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है प्राइम मिनिस्टर के लिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए उम्र जो होती है वो होती है 25 ईयर्स। अगर आप लोकसभा के मेंबर हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, अगर आपके पास मेजोरिटी है तो। अगर आप राज्यसभा के मेंबर्स हैं और आपको प्रेसिडेंट बनना है, तो आपकी जाहिर सी बात है कि राज्यसभा के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है 30 ईयर्स। तो आपको 30 साल का होना जरूरी है अगर आप राज्यसभा के थ्रू जाते हैं तो। अगर वैसे आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी 25 साल उम्र चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का मेंबर होंगे आप, तभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसी भी कंडीशन आ जाती है जब आप लोकसभा के मेंबर ना हो और राज्यसभा के मेंबर ना हो, तब भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बस सिर्फ शर्त इतनी होती है कि आपको 6 महीने के अंदर इलेक्शन लड़ना पड़ता है और किसी न किसी सदन का मेंबर बनना होता है। या तो आप राज्यसभा का मेंबर बन जाइए या फिर आप लोकसभा का मेंबर बन जाइए। चलिए, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के लिए पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल मिनिमम एज होती है। अब बात आती है कि मैक्सिमम भी होती है क्या कहीं पर? देखिए, मैक्सिमम के बारे में कंडीशन ऐसी है कि कहीं पर लिखा नहीं है कि मैक्सिमम एज कितनी होगी। अब चाहे 102 साल का व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। मैक्सिमम की कंडीशंस कहीं पर भी नहीं बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस मिनिमम की जो बात की गई है वो 30 साल की गई है, तो मैंने आपको मिनिमम बता दिया है। मैक्सिमम की कहीं पर बात नहीं की गई है, तो मैक्सिमम के लिए नो लिमिट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट अ लोकपाल और अ इक्विवेलेंट टू अ लॉजिकल इज। ऑप्शन ए इज ब्राजील, ऑप्शन बी इज बर्मा, ऑप्शन सी इज स्वीडन, एंड ऑप्शन डी इज इंडिया। बर्मा को म्यांमार भी बोला जाता है, ये आपको पता होगा। लोकपाल या उसका समकक्ष नियुक्ति करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ब्राजील है, या बर्मा है, या स्वीडन है, या फिर भारत है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, यानी कि स्वीडन। स्वीडन में सबसे पहले लोकपाल नियुक्त किया गया था, यानी कि अपॉइंट लोकपाल।
पहली कंट्री थी जिसने कि लोकपाल की नियुक्ति की थी। देखिए एक्चुअली लोकपाल की नियुक्ति क्यों की जाती है, ये एक एक्चुअली बिल होता है, इस बिल को इसलिए प्रस्तुत किया जाता है ताकि जो भ्रष्टाचार होता है उसको कम किया जा सके। जो अपर लेवल की जो पोस्ट होती है, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनका भ्रष्टाचार कम किया जा सके, इसलिए लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। आप ये याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एट द सेम टाइम ऑफ द इमरजेंसी इन 1975 हु वाज सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन था जब 1975 में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगा था। ऑप्शन ए इज मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी इज फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी इज वीपी सिंह एंड ऑप्शन डी इज इंदिरा गांधी। आप वैसे ही इसका आंसर लगा देंगे, ऑप्शन देख के ही आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया है, इमरजेंसी के जो प्रोविजन है वो पार्ट नंबर 18 में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 18 में है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 352 में है, आर्टिकल नंबर 356 है और एक है आर्टिकल नंबर 360। क्या है आर्टिकल नंबर 352 में? नेशनल इमरजेंसी लिखी हुई है यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 356 में प्रेसिडेंट रूल लिखा हुआ है यानी कि राष्ट्रपति शासन लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल नंबर 360 में लिखा हुआ है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है, तो प्रेसिडेंट जो थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगर आपसे पूछा जाता है कि उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन द लोकसभा द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट्स इज। यहाँ पर सिर्फ हमसे बात की गई है राज्यों से कितने मेंबर्स चुन करके आते हैं। देखिए अगर मैं टोटल मेंबर्स की बात करता हूं तो 552 होंगे लोकसभा के लिए, जिसमें से कि 530 जो होते हैं वो स्टेट्स से चुन करके आते हैं, 20 जो होते हैं वो यूटीज से चुन के आते हैं, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनसे जो चुन के आते हैं वो 20 मेंबर्स होते हैं। 2 मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन, जिनको कि राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं यानी कि नॉमिनेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। मलयालम इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, ऑप्शन ए इज हरियाणा, ऑप्शन बी इज झारखंड, ऑप्शन सी इज केरला एंड ऑप्शन डी इज उत्तराखंड। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है मलयालम वो केरला की है। और इसी के साथ एक और है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की भी यही ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये भी आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है लक्षद्वीप के बारे में कि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो मलयालम जो है वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? कमला नेहरू, ऑप्शन बी इज मैडम बीकाजी कामा, ऑप्शन सी इज सरोजनी नायडू एंड ऑप्शन डी इज विजया लक्ष्मी पंडित। यहाँ पर होगा पंडित, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए इज कमला नेहरू, ऑप्शन बी इज मैडम बीकाजी कामा, ऑप्शन सी इज सरोजनी नायडू एंड ऑप्शन डी इज विजया लक्ष्मी पंडित। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। सरोजनी नायडू जो थी वो भारत की पहली गवर्नर थी, और वो किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें एक और वर्ड लिख देना चाहिए था, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये इनको लिख देना चाहिए था। और वो कहाँ की गवर्नर नियुक्त की गई थी? उत्तर प्रदेश की गवर्नर नियुक्त की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ द लोक अदालत एक्सेप्ट। ऑप्शन ए इज सिक्योर जस्टिस टू द वीकर सेक्शन, option B is mass disposal of the cases, option C is give the power to the rule in hands of a common man and option D is minimize the cost and delay। निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं। बताइए किस विकल्प को छोड़ के बाकी सभी जो है वो लोक अदालत के विकल्प हैं? आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना, ये गलत बात है। आम आदमी के हाथ में यहाँ पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक वोट होता है और वो वोट डालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए इज 44, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 14 एंड ऑप्शन डी इज 34। आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 44 में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इसी के साथ आप एक और आर्टिकल पढ़िए, आर्टिकल नंबर 40, जिसमें कि लिखा हुआ है पंचायती राज सिस्टम के बारे में। गांधी जी से रिलेटेड अगर आर्टिकल पूछा जाता है तो वो भी यही आर्टिकल है। तो ये दोनों आर्टिकल जो आते हैं ये आते हैं डीपीएसपी में, और डीपीएसपी जो लिया गया है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्ट नंबर 4 में डीपीएसपी है, कहां से कहां तक है? आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, यानी कि 44 जो है वो आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता यहाँ पर लिखा हुआ भी है हिंदी में। समान नागरिक संहिता से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 10। In the national flag of India, the Ashok Chakra is a spoked wheel. Option A is 8, option B is 12, option C is 16 and option D is 24.
भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र तिल्लियों वाला एक चक्र है? बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 24 स्पोक है उसमें, यानी कि 24 तिल्लियां हैं और इन तिल्लियों का जो कलर है वो है नेवी ब्लू कलर का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि बच्चों वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए आप एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ। बताइए कोंकणी जो है वो कहाँ की लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोंकणी जो है वो कहाँ की लैंग्वेज है? तो देखिए एक है गोवा, गोवा का नाम सुना होगा, गोवा की भी ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है। गोवा के अलावा यह है दमन एंड दीव, इसकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, यानी कि कोंकणी जो है वो। देखिए कोंकणी के बारे में कहां पर लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि 8th शेड्यूल। कैसे याद करेंगे कि 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है? तो मैंने जो याद किया है वो याद किया है आभा, ठीक है। आ से हो जाएगा 8 और भा से हो जाएगा भाषा, यानी कि लैंग्वेज के बारे में लिखा है। कितनी लैंग्वेज है? टोटल 22 लैंग्वेज है, ये आप याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन सी लैंग्वेज कब जोड़ी गई थी। देखिए एक संविधान संशोधन किया गया था, 21वां संविधान संशोधन, जिसमें कि एक लैंग्वेज जोड़ी गई थी जिसका नाम था सिंधी लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछा जाता है। दूसरा किया गया था 72वां संविधान संशोधन, जिसमें कि 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी और वो 3 लैंग्वेज थी कोंकणी थी एक, तो उनमें से एक थी मणिपुरी और एक थी नेपाली। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और जो संविधान संशोधन किया गया था वो किया गया था 92nd, यानी कि 92वां जो संविधान संशोधन किया गया था उसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। आपको मैं ट्रिक से बताता हूँ, DBMS। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो कंप्यूटर साइंस में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसका नाम था DBMS, जिसको कि डाटाबेस स्ट्रक्चर मैनेजमेंट करके बोला जाता था। कंप्यूटर साइंस वाला का सब्जेक्ट था, हमने इंजीनियरिंग की है, मुझे पता है, हमारे साथ भी पढ़ते थे CSE वाले बच्चे। तो देखिए 92वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसमें DBMS जोड़ी गई थी। क्या है DBMS? डी से यहाँ पर हो जाता है डोंगरी, एक एक करके याद करेंगे। डोंगरी। बी से यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोडो, आपने बोडो जनजाति के बारे में भी सुना होगा। एम से यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैथाली या फिर मैथिली, और एस से यहाँ पर हो जाएगा संथाली। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं, आप याद रखिए। पहली में 1 जोड़ी गई थी, दूसरी में 3 जोड़ी गई थी और तीसरी बार जब संविधान संशोधन किया गया था तो 4 जोड़ी गई थी। 4 और 3 7 और ये 1 8, यानी कि पहले जो थी वो थी 16। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था उस टाइम पर 16 लैंग्वेजेस थी, लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए तो हमारी हो गई 22 लैंग्वेजेस। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस है, तो 22 लैंग्वेजेस है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ। इंग्लिश जो है वो कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए आपको मैं कुछ स्टेट्स के नाम बताता हूँ। एक नाम है मेघालय, एक नाम है सिक्किम, एक नाम है अरुणाचल प्रदेश। AP से आप आंध्र प्रदेश ना समझें, अरुणाचल प्रदेश है ये, ईस्ट पूरब वाला, ठीक है, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट है ये। एक है नागालैंड और एक है मिजोरम। ये जो सारे के सारे राज्य हैं इनमें इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहां की, ये आप याद रखिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है मेघालय दिया हुआ है, तो हम मेघालय टिक कर देंगे। हो सकता है कि आपको सिक्किम दे दे या अरुणाचल प्रदेश दे दे या नागालैंड दे दे या मिजोरम दे दे, तो आपको ऑप्शन नंबर जो है वही टिक करना है उसी क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन कैन मूव टू अ हाई कोर्ट इफ हिज फंडामेंटल राइट आर ब्रीच्ड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो वो उच्च न्यायालय जा सकता है? किस आर्टिकल के तहत वो उच्च न्यायालय जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो देखिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 226, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 226। आर्टिकल नंबर 226 का इस्तेमाल करके हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ हाई कोर्ट की बात की है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेंस होता है, मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है या उल्लंघन किया जाता है, तो आप आर्टिकल नंबर 226 का इस्तेमाल करके उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लोकल गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए लोकल गवर्नमेंट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो बताइए किस आर्टिकल किस लिस्ट में है। यहाँ पर हमसे 7th शेड्यूल के बारे में पूछा है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, उससे पिछले में भी बताया है। ये क्वेश्चन लगभग हर लेक्चर में मेरे को देखने को मिल रहा है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर बताता हूँ, देखिए 7th शेड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है। 7th शेड्यूल में पहली जो लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। ये आप पहले तो ये याद कर लीजिए। यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है, ये आपको याद रखना है। कितने सब्जेक्ट है? 100 सब्जेक्ट है लगभग। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, कितने सब्जेक्ट है? 61 सब्जेक्ट है। पहले 66 हुआ करते थे लेकिन बाद में 61 रह गए। कंकरेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, और कितने सब्जेक्ट हैं? 52 सब्जेक्ट हैं इसमें।
हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो देखिए, लोकल गवर्नमेंट जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये आप याद रखिए। लोकल गवर्नमेंट जब यहाँ पर पूछा गया है तो मैं आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में भी बता देता हूँ। जब लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है तो उसका जो पूरा जिम्मा होता है वो स्टेट के इलेक्शन कमीशन का जिम्मा होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कोई विधानसभा का चुनाव होता है या फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं या राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो उनके लिए जो जिम्मेदारी होती है वो यूनियन गवर्नमेंट का जो इलेक्शन कमीशन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, यानी कि केंद्र सरकार वाले इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के लिए स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है सारी की सारी। जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, यानी कि पंचायती राज सिस्टम हुआ या म्युनिसिपैलिटीज हुआ, इन सबके जो चुनाव होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट ही कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन इन द म्युनिसिपैलिटी। तो देखिए, ये कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 243T में साफ साफ लिखा हुआ है रिजर्वेशन के बारे में, यानी कि वुमेन्स के रिजर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है। कितना रिजर्वेशन मिलेगा भैया, 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। हालांकि अब ऐसा हो गया है, कहीं कहीं राजस्थान में ऐसा कर दिया गया है, 50% रिजर्वेशन कर दिया गया है वुमेन्स के लिए। हालांकि अच्छी बात है, करना भी चाहिए। राजस्थान ने ये किया है और भी कई सारे स्टेट है उन्होंने भी ये किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर जो है सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर 243T, ये याद कर लीजिए, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स। देखिए, यहाँ पर हमसे लोकसभा का कार्यकाल पूछा गया है, तो आपको सबको पता होगा लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। एक बार ऐसा हुआ था कि लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 साल की जगह 6 साल का हुआ था, और वो था इमरजेंसी का टाइम पीरियड 1976 था शायद, वो एक बार चेक कर लीजिए, 1976 ही था, इमरजेंसी का टाइम पीरियड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। द फर्स्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन इन अ लोकसभा वाज। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे, प्रथम नेता कौन थे बताइए। ऑप्शन ए इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी इज राम सुभाग सिंह, ऑप्शन सी इज एस राधाकृष्णन एंड ऑप्शन डी इज वल्लभ भाई पटेल। बताइए। तो देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राम सुभाग सिंह। ये जो व्यक्ति थे ये फर्स्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन इन अ लोकसभा, लोकसभा में ये विपक्ष के नेता थे। और आपको एक और मैं बात बता दूं, एक कमिटी होती है जो कि PAC के नाम से जानी जाती है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमिटी। इस कमिटी के जो चेयरमैन होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं, ये भी आप याद रखिए। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। यहाँ पर भी लोकसभा थोड़ी पावरफुल दिखाई देती है क्योंकि 15 मेंबर्स भेजती है, और जो इसके चेयरमैन होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, अमेरिका, USA के बारे में बोला जाता है क्या है, इतिहासकारों का मानना है और लिखा हुआ भी है क्योंकि ज्यादा टाइम पीरियड नहीं है। 1787 में इनका संविधान बनके तैयार हो गया था और लागू हो गया था, यानी कि USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, USA कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड इन द ईयर ऑफ द सितंबर 1787। ये आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट। यानी कि लंबा संविधान, लिखित संविधान जो है और सबसे लंबा संविधान किस देश का है। तो मैंने आपको एक दिन बताया था, मैंने जब लेक्चर लिया था, पॉलिटी के ही क्वेश्चन कराए थे, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि इंडिया का जो है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, वो इंडिया का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, यानी कि भारतीय संविधान को अस्तित्व में लाया गया। बताइए कब से अस्तित्व में लाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में लाया गया था। यहाँ पर आप दो डेट और याद रख लीजिए। एक डेट है 9 दिसंबर 1946 और एक डेट है 11 दिसंबर 1946। क्या हुआ था 9 दिसंबर को? 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो असेंबली बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी पहली मीटिंग हुई थी, यानी कि फर्स्ट मीटिंग हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद जो दूसरी मीटिंग हुई थी वो जस्ट 2 दिन बाद हुई थी, जिसमें कि परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। जब पहली मीटिंग हुई थी तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब, यानी कि जिनको कि S.N. सिन्हा साहब के नाम से जाना जाता है, उनको चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन वो टेम्परेरी चेयरमैन थे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ऐसे ही पढ़ते रहिए और थोड़ा कोरोना से बचिए। अभी हालत ठीक नहीं है देश के, डेली केसेस निकल रहे हैं। हालांकि दिल्ली में तो लॉकडाउन भी कर दिया गया है 6 दिन का।